हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रणवीर सिंह, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, MLB गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम बात करेंगे NMR स्पेक्ट्रा में केमिकल एंड मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की। केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं और मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं। केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स सिंपली हम कह सकते हैं वे प्रोटॉन जिनका केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम होता है, वो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं। और जब हम केमिकल शिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे तो ये हमने देखा कि जो प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं वो किसी एक निश्चित डेल्टा वैल्यू या केमिकल शिफ्ट वैल्यू पर अपना पीक शो करते हैं, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि किसी एक ही जगह या एक ही डेल्टा वैल्यू पर अगर दो प्रकार के प्रोटॉन के लिए पीक प्राप्त हो रही है तो वो दोनों प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट हों। कई बार जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है उनका भी शिफ्ट वैल्यू सेम आ सकता है, वो आपस में पीक है वो कोलैप्स हो जाती है और हमें लगता है कि दोनों पीक एक जगह ही प्राप्त हो रही है। दो प्रोटॉन जिनके लिए हमें डाउट है कि वो केमिकली इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे, तो उनकी केमिकल इक्विवेलेंसी को चेक करने के लिए हम ये दो प्रकार के प्रोसेस हैं या दो पॉइंट हैं, इनके माध्यम से हम ये चेकआउट कर सकते हैं कि जिन प्रोटॉन को हम कंसिडर कर रहे हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। इसमें पहला वैल्यू कि वो उनका आइडेंटिकल केमिकल एनवायरनमेंट हो जिसके कारण से उनकी आइडेंटिकल केमिकल शिफ्ट प्राप्त हो रही हो। दूसरा कि अगर उनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है या उनका डेल्टा वैल्यू सेम जगह हमें प्राप्त हो रहा है तो हम उनको चेक करेंगे। अगर उन चेकिंग प्रोसेस के दौरान उनकी जो केमिकल इक्विवेलेंसी है वो प्रूव हो जाती है तभी हम उनको केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन मानेंगे। और वो हम ये दो प्रोसेस हैं, दो प्रोसेस के द्वारा चेक कर सकते हैं। ये इंटर कन्वर्टिबल प्रोसेस है। वो इंटर कन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन के थ्रू भी हो सकता है या रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी हो सकता है। जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं उनके द्वारा जब हम इंटर कन्वर्जन करते हैं तो वो हम निम्न तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला, जब हम मॉलिक्यूल को किसी सिमेट्री एक्सेस के सापेक्ष रोटेट करवाएं, CN एक्सेस के सापेक्ष, जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें ट्राईक्लोरो एथेन मॉलिक्यूल है जिसमें CH3 और CCl3 दो ग्रुप है। ये CH3 के तीनों जो प्रोटॉन हैं वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं है केमिकल फॉर्म में, इसके लिए हम इनका जो मॉलिक्यूलर एक्सेस है उसमें से पास आउट होने वाली C3X को कंसिडर करते हैं। जब इस C3X के सापेक्ष हम रोटेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि रोटेशन प्रोसेस के दौरान ये हाइड्रोजन एक दूसरे की पोजीशन लेते हैं। इसका मतलब हम इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों प्रोटॉन है ये केमिकली इक्विवेलेंट हैं। दूसरा जो प्रोसेस है सिमेट्री ऑपरेशन का वो है इन्वर्जन अबाउट ए सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ हमने 1,2-डाइक्लोरोएथेन मॉलिक्यूल लिया है
ट्रांसफॉर्म में है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दो प्रोटॉन हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री के सापेक्ष एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये सेंटर ऑफ सिमेट्री शो कर रहे हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो प्रोटॉन है वो केमिकली इक्विवेलेंट हैं। थर्ड प्रोसेस है रोटेशन एट ए प्लेन ऑफ सिमेट्री या इंटरकन्वर्जन अबाउट द प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ हमने सिस 1,1 डाइक्लोरो एथिन मॉलिक्यूल लिया है। यहाँ ये सिग्मा प्लेन है, सिग्मा प्लेन के सापेक्ष हम देख पा रहे हैं कि जो दो प्रोटॉन है वो दोनों प्रोटॉन एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। इस कारण ये एक दूसरे के सापेक्ष केमिकली इक्विवेलेंट है। फोर्थ प्रोसेस है इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री के सापेक्ष इंटरकन्वर्जन। इसमें हम मॉलिक्यूल का पहले CN एक्सिस के सापेक्ष रोटेशन करते हैं और फिर उस एक्स के लॉन्गिट्यूडनल प्लेन लेकर उसका रिफ्लेक्शन लेते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस के द्वारा अगर एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन की पोजीशन में आ जाता है, इंटरकन्वर्ट हो जाता है, तब हम कहेंगे कि वो दोनों प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट हैं। तो यहाँ जो एलिन फॉर्म में कंपाउंड है, इसमें हमने मॉलिक्यूलर एक्स में से C4 रोटेशन एक्स लिया है। जब इसमें हम रोटेट करवाकर इसके परपेंडिकुलर इसके जो लंबवत प्लेन है सिग्मा, इसके सापेक्ष जब मिरर इमेज लेते हैं तो जो दोनों प्रोटॉन हो वो एक दूसरे की पोजीशन पर आ जाते हैं या इंटरकन्वर्ट हो जाते हैं। इस कारण हम ये कहेंगे कि यहाँ दोनों प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट है। दूसरा जो प्रोसेस है इंटरकन्वर्जन का वो रैपिड इंटरकन्वर्जन है। ये रैपिड इंटरकन्वर्जन कॉन्फॉर्मेशनल इंटरचेंज भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड रोटेशन भी हो सकता है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म भी हो सकता है। यहाँ हम से कॉन्फॉर्मेशनल इंटरचेंज की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ हमें देख रहे हैं कि जो साइक्लिक कॉन्फॉर्मेशन हमने लिया है, जब इसमें हम किसी एक एंड को खींचते हैं तो उससे उसका जो एक्सियल हाइड्रोजन है वो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन में चेंज हो जाता है और इक्वेटोरियल एक्सियल हाइड्रोजन में चेंज हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम इन दोनों हाइड्रोजन को, एक्सियल और इक्वेटोरियल को, केमिकली इक्विवेलेंट मानेंगे। रैपिड रोटेशन अराउंड ए सिंगल बॉन्ड, लॉन्ग चेन वाले जो कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड वाला जो पोर्शन है जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड से किसी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, लॉन्ग चेन वाला है, तो यहाँ ये तीनों जो हाइड्रोजन्स हैं ये इस सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के द्वारा अपनी अपनी पोजीशन में आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों हाइड्रोजन है वो केमिकली इक्विवेलेंट है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की। केमिकली इक्विवेलेंट जो प्रोटॉन है उनके लिए केमिकल शिफ्ट वैल्यू एक निश्चित वैल्यू होती है, वो एक जगह ही एक फिक्स डेल्टा वैल्यू पर अपना पीक शो करते हैं। मैग्नेटिकली या मैग्नेटिक फॉर्म में जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं उनका रोल क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन है वो दूसरे प्रोटॉन की जो पीक है या जो सिंगलेट है उसके साथ कपलिंग करके उस पीक को मल्टीप्लेट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो उसके लिए पता होना ज़रूरी है कि जो प्रोटॉन इंटरेक्शन कर रहे हैं वो प्रोटॉन अगर एक से अधिक है तो वो मैग्नेटिक रूप से इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है। अगर वो इक्विवेलेंट है तो वो एक ग्रुप के रूप में इंटरेक्शन करेंगे, अगर वो नॉन इक्विवेलेंट है तो वो अपने नियर बाई जो प्रोटॉन है उसको
अलग अलग प्रकार से उसके साथ कपलिंग इंटरेक्शन करेंगे और उसकी जो सिंगलेट है उसको स्प्लिटिंग करके मल्टीप्लेट के रूप में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ जैसे हमने एग्जांपल लिया है CH3 CH2 OH, यहाँ CH3 CH2 और OH तीन प्रकार के प्रोटॉन हैं। CH3 ग्रुप के जो प्रोटॉन है वो केमिकली और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हैं। ये CH3 के तीनों प्रोटॉन CH2 के जो प्रोटॉन हैं उनके साथ कपलिंग करेंगे। ये तीनों प्रोटॉन एक साथ एक ग्रुप के रूप में CH2 के प्रोटॉन के साथ कपलिंग करते हैं। तो इन तीनों का CH2 के जो प्रोटॉन है उनके साथ मैग्नेटिक बिहेवियर एक जैसा है। इस कारण हम ये कहते हैं कि ये CH3 के तीनों प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट तो है ही, साथ ही ये मैग्नेटिक रूप से भी इक्विवेलेंट हैं। इसका मतलब है इन तीनों का मैग्नेट लगाने के बाद जो एनर्जी प्राप्त होता है, मैग्नेटिक एनर्जी प्राप्त होता है, वो सेम होता है। इस कारण ये कपलिंग या इंट्रैक्शन भी एक साथ एक ही तरह का करेंगे। ऐसे ही CH2 प्रोटॉन केमिकली रूप से तो इक्विवेलेंट है ही, जब ये प्रोटॉन CH3 के साथ इंट्रैक्शन करते हैं या OH के H के साथ इंट्रैक्शन करते हैं तो ये एक ग्रुप के रूप में करते हैं। अर्थात CH2 के जो दोनों प्रोटॉन हैं इन दोनों प्रोटॉन का मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है। इस कारण हम क्या कहेंगे कि ये CH2 के दोनों प्रोटॉन मैग्नेटिक रूप से इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं पैरा व्युत्पन्न फिनोल का। इसमें HA डैश ऑर्थो कंडीशन में है OH के सापेक्ष और HB डैश प्रोटॉन X के सापेक्ष ऑर्थो पोजीशन में है। जो HA प्रोटॉन है उसके साथ HB प्रोटॉन भी कपलिंग में है और HB डैश भी कपलिंग में है। ऐसे ही HA डैश के साथ HB डैश भी कपलिंग में है और HB डैश भी कपलिंग में है। यहाँ जब हम HA के साथ HB का और HB डैश का कपलिंग इंटरेक्शन देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये इनका जो इंटरेक्शन है ये असमान होता है। इस कारण हम कहेंगे कि HB और HB डैश मैग्नेटिक फॉर्म में इक्विवेलेंट नहीं है। ऐसे ही जब हम HB या HB डैश के साथ HA और HA डैश का कपलिंग इंटरेक्शन देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि HA और HA डैश मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं है। मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन को चेकआउट करने के लिए हम दूसरे प्रकार से भी स्टडी कर सकते हैं। जो मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं उनको हम नॉर्मली A2X2 के रूप में या B2 के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो नॉन इक्विवेलेंट है उनको हम AA डैश BB डैश या XX डैश के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये मैग्नेटिक रूप में इक्विवेलेंट है या नहीं है ये चेकआउट करने के लिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का, जो यहाँ दर्शाया हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हम HX डैश जो न्यूक्लियस है, जो प्रोटॉन है, उसके ऊपर HA और HA डैश प्रोटॉन का कपलिंग इंटरेक्शन हो रहा है, उसको हम कंसिडर करके देखना चाहते हैं कि HA और HA डैश प्रोटॉन
मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जिन प्रोटॉन के लिए हम मैग्नेटिक कंडीशंस को कंसिडर कर रहे हैं, जिनका मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रैक्शन हम कर रहे हैं, उनको हम एक कनेक्टिंग लाइन से जोड़ेंगे। फिर जो प्रोब न्यूक्लियस है जिसके साथ ये दोनों प्रोटॉन इंट्रैक्शन कर रहे हैं, जिसकी सिंगलेट को ये मल्टी प्लेट में कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोटॉन को हम बोल रहे हैं प्रोब न्यूक्लियस या प्रोब प्रोटॉन। वो प्रोब प्रोटॉन को ये कनेक्टिंग लाइन से ऐड करने के लिए हमने एक डॉटेड लाइन खींचा, उस लाइन को हम बोलेंगे प्रोब लाइन। तो यहाँ ये कंडीशन है कि जब हम एच एक्स डैश के साथ एच ए और एच ए डैश का इंट्रैक्शन का स्टडी कर रहे हैं, तो यदि एच ए और एच एक्स डैश के बीच का बॉन्ड डिस्टेंस और एच एक्स डैश और एच ए डैश के बीच का जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो बराबर है, तो ये मैग्नेटिक रूप में इक्विवेलेंट होंगे, वरना नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों डिस्टेंस हैं वो इक्वल नहीं है। ऐसे ही बॉन्ड एंगल एच ए और एच एक्स डैश के बीच का बॉन्ड एंगल, और ऐसे ही एच ए डैश और एच एक्स डैश के बीच का बॉन्ड एंगल भी इक्वल नहीं है। और थर्ड पॉइंट, जो प्रोब लाइन है वो प्रोब लाइन कनेक्टिंग लाइन के मिड को क्रॉस नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर ये बॉन्ड डिस्टेंस इक्वल हो, बॉन्ड एंगल भी इक्वल हो, और प्रोब लाइन कनेक्टिंग लाइन को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तब हम ये मान लेते हैं, तब हम कहते हैं कि कंसिडर किए गए दोनों प्रोटॉन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होंगे। क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है, इस कारण हम कहेंगे कि एच ए और एच ए डैश मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन नहीं है। ऐसे ही स्टडी जब हम एच ए के सापेक्ष या एच ए डैश के सापेक्ष एच एक्स और एच एक्स डैश के लिए बात करेंगे, तब हम ये पाएंगे कि एच एक्स और एच एक्स डैश जो प्रोटॉन है वो भी मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं है।